प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को कहते हैं और इंडेफिनिट लामहदूद को भी कह देते हैं, जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो। यानी कि इसमें सिर्फ ये पता चलता है कि काम मौजूदा ज़माने में हुआ या जिस ज़माने की बात की जा रही है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि काम कब शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। टाइम की वो मियाद नहीं पता होती, सिर्फ इतना पता होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूटीन वर्क्स होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बयान करते हैं। अच्छा, तो ऑडियंस, ये जो टेंसेस का सिलसिला है ना, मैं इनको 3 लेवल्स पर लेके चलूंगा। 3 लेवल्स पर क्या? हम एक्टिव वॉइस को भी साथ साथ देखेंगे, हम पैसिव वॉइस को भी साथ साथ देखेंगे, और हम स्टेटिव को भी साथ साथ देखेंगे। स्टेटिव का सिलसिला इंडेफिनेट्स के साथ खत्म हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टेटिव नहीं होता। और एक्टिव पैसिव भी, एक्टिव 12 के 12 टेंसेस में या 3 टेंसेस की 12 हालतों में चलेंगे, और सिर्फ 8 से 9 के अंदर पैसिव भी चलेंगे। तो ये सिलसिला साथ साथ हम समझते भी जाएंगे और करते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्दू फिक्रे में 3 आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो मैं लिख देता हूं। वो फिक्रे ये हैं कि वो दूध पीता है। दूसरा फिक्रा, वो बहुत खुश है। तीसरा, खत लिखे जाते हैं। वो दूध पीता है, वो बहुत खुश है, खत लिखे जाते हैं। इसमें अगर आप चेक करें ना, वो और खत तीनों सब्जेक्ट हैं। पहले के अंदर वो दूध पीता है, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, और जिस फिक्रे के अंदर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन हो वो फिक्रा एक्टिव वॉइस कहलाता है। दूसरे के अंदर वो बहुत खुश है, इसके अंदर वो का होना बताया जा रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेटिव कहलाता है। तीसरे नंबर पर खत लिखे जाते हैं। खत इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन खत डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। और ऐसा फिक्रा जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट पैसिव हो, वो रिसीव कर रहा हो, डूअर ऑफ एक्शन ना हो, वो स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। वो दूध पीता है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस का इजाफा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया। अब इसको लेके आगे चलते हैं। वो दूध पीता है। अब ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे फिक्रा लिखा हुआ आ गया, ही ड्रिंक्स मिल्क। ड्रिंक के साथ एस का इजाफा हमने किया। क्यों किया? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था। इंग्लिश लैंग्वेज में ये उसूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो वाहिद है, वो एक है, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। यहां पर एस का इजाफा हुआ है, ई एस का इजाफा कहां पर होता है? वो टीवी देखता है। अब यहां पे देखिए, आपके सामने लिखा हुआ आया, ही वॉचेस टीवी। ऊपर सिर्फ एस का इजाफा हुआ है, इसके अंदर ई एस का इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो और आपका वर्ब इन अल्फाबेट्स पर या इन साउंड्स पर खत्म हो, जिसमें सी एच, जिसमें एस, जिसमें एस एच, जिसमें जेड, जिसमें ओ और जिसमें एक्स आए, तो उसके बाद आप ई एस का इजाफा करते हैं। ये फोनेटिक्स का उसूल है। फोनेटिक्स के उसूल की वजह से, क्योंकि इन साउंड्स के बाद डायरेक्ट एस कहना और प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से ही वॉचेस आया, ही वॉच नहीं आया। ये उसूल हो गया। लेकिन अगर यू और आई सिंगुलर भी हों तो उनके साथ भी एस एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश का ये उसूल है। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए इसी के अंदर कि वो दूध पीते हैं, अब दे हो गया, फिर दे ड्रिंक होगा। अगर होता मैं दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क, फिर भी एस का इजाफा नहीं होगा। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क, अब भी एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर यू आई सिंगुलर भी हैं तो भी एस का इजाफा नहीं होता, और प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अब प्लूरल के साथ क्या होता है, आई के साथ क्या होता है, यू के साथ क्या होता है? सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती है। आई ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, वी गो टू लाहौर, ठीक है, वी गो टू लंदन। अब इनमें देखें, गो के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ।
अच्छा, ये वाली जो कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है ऑडियंस, ये थी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। ये हो गया एक्टिव वॉइस का। अगर इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो चूंकि हम अपनी वीडियोस की लेंथ छोटी रखने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार रहे, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस हवाले से अपनी कंफ्यूजन्स शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा नीचे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी दिया हुआ है, तो आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आगे हमारे पास स्टेटिव, वो बहुत खुश है। अच्छा, इसके अंदर चेक करें, इसमें जो स्टेट के तौर पर ना प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर लगाते हैं। इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, वो बहुत खुश है। एम लगाते हैं सिर्फ आई के साथ, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी और आई एम हैप्पी। और अगर वी ये प्लूरल आ जाता है, यू भी आ जाए तो भी आर का, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है आर का, हम बहुत खुश हैं, वी आर हैप्पी, तुम बहुत खुश हो, यू आर हैप्पी। ये हमारी होगी सिंपल स्टेटिव में। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, अली को मार पड़ती है या अली को मारा जाता है, अली की पिटाई होती है। अब ये तीन तरह के हैं लेकिन बात एक ही है, अली को मारा जाता है। ऐसे जो फिक्रे होते हैं ना, उन फिक्रों में हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लेंगे स्टेटिव वाले। जो स्टेटिव वर्ब है ना, वो यहां पर आके हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, इज एम आर। लेकिन आपका जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी, अली इज बीटन। अच्छा, अब इसमें बाय और ऑब्जेक्ट भी आता है पैसिव वॉइस में। अगर डूअर ऑफ एक्शन पड़ा हो कि अली को उस्ताद से मार पड़ती है, अली इज बीटन बाय द टीचर, उस सूरत में आएगा। लेकिन ये आप लोग नोट करेंगे कि उमूमी तौर पर कभी भी लैंग्वेज के अंदर इस तरह के फिक्रे बहुत कम होते हैं, सब्जेक्ट की वजह से टेंस लिखा जाता है या सेंटेंस चल रहा होता है। बहरहाल अब ये हो कि अली इज बीटन। अब हम देखें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क, वो बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अली को मार पड़ती है, अली इज बीटन, या वहां पे हमने अली का भी इस्तेमाल किया था कि अली दूध पीता है, अली बहुत खुश है, अली को मार पड़ती है, तो ही की जगह पे हम अली लगा दें। अच्छा ऑडियंस, ये जो मैंने आपके सामने बोले ना, तीनों ये इनडेफिनेट की सिंपल हालत थी, एक्टिव वॉइस की, स्टेटिव की और पैसिव की। अब जब इनका नेगेटिव बनाना है, जो मैंने जनरल फार्मूला आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर के अंदर, एक चीज चैलेंज हुई है कि मैंने बुनियादी तौर पे बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगता है, लेकिन ये वाला फार्मूला वायलेट होता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल हालत में, क्योंकि ये दो ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसके अलावा हर सिंपल कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब होता है। इस वजह से वो फार्मूला मैंने जर्नली लिखवा दिया था। अब इसके अंदर नेगेटिव में मैंने क्या लिखवाया था, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो। अब इसमें जरा चेक करें कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्टिव वॉइस की सिंपल हालत में कि अली ड्रिंक्स मिल्क। इसके लिए हम डमी हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं डू और डज, कि अली दूध नहीं पीता है। अली चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ डज लग जाएगा, ऐसी इसका इजाफा वर्ब के साथ हो रहा था, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हो जाएगा, अली डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अच्छा, अब ड्रिंक लगा है, ड्रिंक्स नहीं लगा। वजह यह है कि एक दफा एक्चुअलाइजेशन हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है टेंस की डज के साथ। अब डज ने यह भी बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह भी बता दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अली डज नॉट ड्रिंक मिल्क। हम स्टेटिव पे आ जाते हैं। स्टेटिव में सिंपली स्टेटिव वर्ब के बाद इसके बाद नॉट लग जाएगा कि अली इज नॉट वेरी हैप्पी। मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस में हमने जनरल फार्मूला में लिखा हुआ है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो इसमें देखें इसके बाद हम नॉट लगा दे देंगे कि अली इज नॉट बीटन, ये नेगेटिव हो गया। अब हम तीनों का इंटरोगेटिव चेक करते हैं। इसका मैंने बताया था WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखें, अली दूध नहीं पीता है, ये नेगेटिव था। अली क्यों दूध पीता है, ये क्यों अली दूध पीता है। वाई डज अली ड्रिंक मिल्क, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाई डज अली ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अली क्यों बहुत खुश है, वाई इज अली वेरी हैप्पी। अब स्टेटिव वर्ब स्टार्ट में चला गया क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, स्टेटिव ही होगा। अच्छा, अली को क्यों मारा जाता है, वाई इज अली बीटन। ठीक है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में सारे टेंसेस के अंदर
वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। आखिर में आ जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कुछ ग्रामेरियंस इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव का लॉजिकली स्ट्रक्चर पहले आ रहा होता है। इसमें अगर हम देखें कि अली क्यों दूध नहीं पीता है, वाई डज अली नॉट ड्रिंक मिल्क। वाई डज इंट्रोगेटिव का और नॉट सब्जेक्ट के बाद आ गया। क्या वो खुश नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि क्या आया है तो क्या के लिए हम WH वर्ड नहीं लेते, ये हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे बाकायदा कि कहां पर वट लगाना है, कहां पे। इज ही नॉट वेरी हैप्पी, वो क्यों खुश नहीं है। वाई इज ही नॉट वेरी हैप्पी। और आखिर में अली को क्यों मार नहीं पड़ती है, वाई इज अली नॉट बीटन। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज अली सब्जेक्ट, नॉट इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन। तो ये तीन जो है ना, तीनों जो हमारी हालतें हैं, इसमें हमने चारों टेंसेस को, चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को देखा, तो ये हमारा बना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम गुजरे हुए ज़माने में बात करते हैं। इसको उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। इसके अंदर किस किस्म के जुमले आ जाते हैं या कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ज़माने माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में कोई हैबिचुअल एक्शन बताना हो, कोई जनरल एक सेंटेंस बताना हो, एक वर्ब या एक काम के बारे में बताना हो, जनरली मालूमात देनी हो, तो हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हम इन टेंसेस को, इंडेफिनिट को 3 लेवल्स पर लेकर चल रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और स्टेटिव सेंटेंस। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट में भी उसी तरीके से हम तीनों सिलसिलों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने 3 जुमले बोलता हूं कि उसने मछली पकड़ी, ठीक है, या वो मछली पकड़ता था। दूसरा जुमला मैं बोल रहा हूं वो एक डॉक्टर था। और तीसरा जुमला मैं बोल रहा हूं लोग मारे जाते थे या लोग मारे गए। तो जो पहला जुमला मैंने बोला है, इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो यानी कोई काम कर रहा है तो हम एक्टिवाइज करेंगे। दूसरे जुमले में वो एक डॉक्टर था, इसमें वो उसके होने के बारे में बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, लेकिन ज़माना माजी में बताई जा रही है, तो ये स्टेटिव होगा। और तीसरा लोग मारे जाते थे या लोग मारे गए, इसके अंदर लोग सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें ये रिसीवर ऑफ एक्शन है। जो पहले किस्म का जुमला है, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि उसके अंदर हम सिंपली सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, कहीं एस का इजाफा भी हो जाता था और रिमेनिंग पार्ट या ऑब्जेक्ट लगता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होगा एक्टिव वॉइस में कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। तो ये वाला जुमला जो मैंने बोला है कि उसने मछली पकड़ी, तो ये हो जाएगा जब हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ही कॉट अ फिश। कॉट वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस का हो गया। और स्टेटिव में हम आ जाते हैं वो एक डॉक्टर था। प्रेजेंट में हमने ये पढ़ा था, सब्जेक्ट लगाया था, इज एम आर स्टेटिव के तौर पे लगाए थे और आगे रिमेनिंग पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंट लगाया था। इसमें भी ऐसे ही होगा, दरमियान में स्टेटिव वर्ब लगेगा, लेकिन वो वॉज और वर्ब में से कोई एक लगेगा और कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सब्जेक्ट, वॉज या वर्ब और कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग पार्ट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो ये हो जाएगा वो एक डॉक्टर था। ही चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लगेगा, ही वॉज अ डॉक्टर। अच्छा, इसका एग्रीमेंट ऐसे होता है कि हमने, अगर आपका स्टेटिव वर्ब सिंगुलर हो तो हम उसके साथ वॉज का इजाफा करते हैं, जैसे ही है, शी है, असलम है, अहमद है, स्टीफन है, या शर्मा है, या कपल है, या कोई भी है। तो इसके लिए हम वो सिंगुलर होंगे तो इसके साथ वॉज लगेगा। लेकिन अगर इसके साथ यू आ जाए, वो सिंगुलर भी हो तो, या प्लूरल आ जाएं वर्ब्स, सब्जेक्ट्स आ जाएं, जैसे कि ढेर सारे लोग हों, तलबा, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे खिलाड़ी, तो इसके लिए हम वर लगाते हैं। वो खुश थे, दे वर हैप्पी। अच्छा, जो तीसरा हमारा टेंस है, तीसरा हमारी जो काइंड्स है पैसिव वॉइस की, लोग मारे जाते थे या लोग मारे गए, इसकी तरतीब यूं बनेगी, सब्जेक्ट लगाएंगे हम, आगे वॉज या वर्ब में से कुछ लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था, सब्जेक्ट लगाते थे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इज एम आर में से कुछ लगाते थे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती थी। लोग मारे जाते थे तो लोग, पीपल,
मारे जाते थे, लोग ज़्यादा हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वर, तो मारे जाते थे या मारे गए, किल्ड, पीपल वर किल्ड। तो इसमें आपने एक और बात भी गौर की होगी कि इंडेफिनेट में जो स्टेटिव वर्ब होता है वो उसी टेंस के अंदर पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं तीनों के यानी स्टेटिव के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो उसके लिए जनरल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमने स्टेटिव का नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट लगाना है, स्टेटिव वर्ब लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है और कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग हिस्सा लग जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो डॉक्टर नहीं था तो ये हो जाएगा ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। और इसी तरीके से अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हमने नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ पर चूंकि हमें पता है कि हमने सिंपल टेंस में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लिए थे, डमी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हम डिड हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड पास्ट को जाहिर कर रहा होगा। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा कि उसने मछली नहीं पकड़ी, he did not catch a fish। और पैसिव में हम आ जाएंगे तो पैसिव में हमारे पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है was और वर, तो लोग नहीं मारे जाते थे या लोग नहीं मारे गए, तो ये हो जाएगा people were not killed। अच्छा, इससे आगे इंटरोगेटिव में आ जाते हैं। इंटरोगेटिव में ऐसे होता है कि WH वर्ड और अगर हम स्टेटिव का बनाएं तो स्टेटिव वर्ब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये ऐसे होगा कि क्या वो एक डॉक्टर था, तो ये बन जाएगा वॉज ही अ डॉक्टर और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और एक्टिव वॉइस का अगर हम करेंगे कि उसने क्यों मछली पकड़ी, तो इसमें WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर रिमेनिंग पार्ट आएगा। तो ये बनेगा कि वाई डिड ही कैच अ फिश। और इसी तरीके से अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चले जाएंगे। अगर मैं ये कहूँगा कि लोग क्यों मारे गए, तो ये बन जाएगा वाई वर पीपल किल्ड और आगे क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद हम अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो उसमें इंटरोगेटिव का फार्मूला हम सेम रहने देते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं कि वो वाला फिक्रा जो इंटरोगेटिव में ये बन रहा था कि क्या वो डॉक्टर था, और अगर हम इसको कहें क्या वो डॉक्टर नहीं था तो ये बन जाएगा कि इज़ ही नॉट अ डॉक्टर। और इसी तरीके से इंटरोगेटिव में उसने क्यों मछली पकड़ी, अगर हम ये कहें कि उसने क्यों मछली ना पकड़ी तो ये हो जाएगा कि वाई डिड ही नॉट कैच अ फिश। और इसी तरीके से अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे कि लोग क्या लोग नहीं मारे जाते थे, तो इसमें हमने WH वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो उसमें कहेंगे कि वर पीपल नॉट किल्ड और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपने ऑडियंस देखा होगा कि अभी शुरू के टेंसेस हैं, इसमें आप गौर से देखें, मैं बार बार दोहरा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जो बिगिनर्स हैं आप लोगों के जहन में स्ट्रक्चर बैठ जाए कि जनरली मैथमेटिक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ टेंस के साथ हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म तब्दील होती है। फ्यूचर एक ऐसा टेंस होता है जो आने वाले ज़माने के बारे में हो। ज़माने तीन होते हैं, गुजरा हुआ, मौजूदा और आने वाला। तो आने वाले ज़माने के बारे में बताए जा रहे होते हैं, जो जनरल ट्रुथ्स बताने हों या गुमान के बारे में बताना हो या ख्याल का बताना हो कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। हम इंडेफिनिट के साथ तीनों कंडीशंस को लेके चल रहे हैं कि इंडेफिनिट में स्टेटिव कंडीशन भी होती है, एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। तो आपके सामने मैं तीन जुमले रख रहा हूँ कि वो बहुत खुश होगा, हम लाहौर जाएंगे, अखबार बेचे जाएंगे या अखबार बेचा जाएगा। पहले सेंटेंस में आपने जैसे देखा कि वो बहुत खुश होगा, इसमें एक्शन तो कोई नहीं नज़र आ रहा, होना जाहिर हो रहा है तो स्टेटिव। इसके लिए फ्यूचर में हम जो स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो विल बी और शैल बी इस्तेमाल करते हैं। तीनों हालतों के लिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए मैं विल और शैल का इस्तेमाल बता दूं। जो ट्रेडिशनल रूल है ना वो तो ये है कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के लिए फ़र्क ख़त्म हो गया है, आई और वी के साथ भी विल का इस्तेमाल कर दिया जाता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर दी जाती है कि आयल एंड विल। लेकिन फ़िलहाल हम इसको ट्रेडिशनल मोड पर ही देखेंगे। हम फिर एक लेक्चर करेंगे सारे टेंसेस पढ़ने के बाद, जिससे हम सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ पर और सारी एक्सेप्शंस पे बात करेंगे। तो अगर मैं इसका फार्मूला आपको बताऊं कि वो बहुत खुश होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर स्टेटिव वर्ब विल या शैल बी लगेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा
कि वो बहुत खुश होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी। और अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लग जाएंगे, सब्जेक्ट लगेगा, विल और शैल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम लाहौर जाएंगे, वी शैल गो टू लाहौर। अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं कि अखबार बेचा जाएगा, तो इसमें अखबार सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इसके पैसिव के लिए हम विल बी या शैल बी लेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे कि न्यूज़पेपर विल बी सोल्ड, न्यूज़पेपर के साथ भी विल लगेगा। तो ये तीनों हालतें होंगी, जैसे आपको पता है कि हम इंडेफिनिट में तीनों कंडीशन को साथ लेके चल रहे हैं। और नेगेटिव के लिए यहाँ पर एक सहूलत हमें ये हो जाएगी कि हमें प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पहले आपको जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आज मैं आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद देखिएगा कि कैसे हेल्पिंग वर्ब साथ एडजस्ट होता चला जाएगा। हमारे जनरल स्ट्रक्चर में ये होता है कि ना हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, फिर उसके बाद वर्ब लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। स्टेटिव हो तो हम स्टेटिव वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे स्टेटिव वर्ब में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हम दोनों को तोड़ देंगे, दरमियान में नॉट लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में भी ऐसे ही होगा। तो जो सेंटेंस बनता है ना, वो बहुत खुश होगा, अगर मैं लगाऊं कि वो बहुत खुश नहीं होगा या वो खुश नहीं होगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट बी हैप्पी। फिर उसके बाद हम लाहौर नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू लाहौर। फिर उसके बाद अखबार नहीं बेचा जाएगा, न्यूज़पेपर विल नॉट बी सोल्ड। और इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या वो खुश होगा, विल ही बी हैप्पी। फिर क्या हम लाहौर जाएंगे, विल वी गो टू लाहौर। क्या अखबार बेचा जाएगा, विल न्यूज़पेपर बी सोल्ड। और इसमें आपने देखा है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को तोड़ दिया है, दो हिस्सों में कर लिया। फिर इसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, क्या वो खुश नहीं होगा, विल ही नॉट बी हैप्पी। फिर हम अगर करें कि क्या हम लाहौर नहीं जाएंगे, विल वी नॉट गो टू लाहौर। और आखिर में क्या अखबार नहीं बेचा जाएगा, विल न्यूज़पेपर नॉट बी सोल्ड। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपने इस पे गौर किया होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। इसमें हमारे पास स्टेटिव के लिए और पैसिव वॉइस के लिए डबल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। डबल हेल्पिंग वर्ब को हम तोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो स्टार्ट में ले जाएंगे, और अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम विल बी या शैल बी के दरमियान में नॉट को लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम ज़माना मौजूद में काम के जारी होने के हवाले से बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब ये बात कही जा रही होती है, सेंटेंस बोला जा रहा होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही एज्यूम किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है जैसे हमारी आंखों के सामने एक्शन हो रहा है, उसी ज़माने में हो रहा है, और वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में। हम एक्टिव और पैसिव दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं आपके सामने दो फ़िक्रे बोल रहा हूँ। रिदा चाय बना रही है और चाय बनाई जा रही है। इसमें देखें, पहले फ़िक्रे में रिदा सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस फ़िक्रा है। दूसरे में चाय बनाई जा रही है, चाय हमारे पास पैसिव सब्जेक्ट है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अच्छा, अब ये किस फार्मूला के तहत ट्रांसलेट होते हैं? एक्टिव वॉइस के अंदर हम सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर इज़ एम आर लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाता है। तो रिदा चाय बना रही है को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, रिदा इज़ मेकिंग टी। इज़ इस वजह से लगाया है कि रिदा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, प्लूरल के साथ और यू के साथ हम आर लगाते हैं। मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी। तुम चाय बना रहे हो, यू आर मेकिंग टी। और वो चाय बना रहे हैं, दे आर मेकिंग टी। तो इस तरह की तरतीब सेट होती है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस के अंदर चाय बनाई जा रही है, इसके अंदर होता यह है कि हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं, इज एम आर। इसमें हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं, BEING। तो इसका फार्मूला ऐसे सेट होता है कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इज एम आर में से कुछ लगाते हैं, उसका उसूल वही रहेगा, इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ लगना। बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि चाय बनाई जा रही है, टी इज बीइंग मेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है।
अच्छा, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वो हमारी बात हो चुकी है कि नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं। रिदा चाय नहीं बना रही है, रिदा इज़ नॉट मेकिंग टी। और चाय नहीं बनाई जा रही है, इसमें हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है इज़ और बिंग, तो इसके दरमियान नॉट लगा देंगे। द टी इज़ नॉट बीइंग मेड। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हम WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिया करते हैं कि रिदा क्यों चाय बना रही है, वाई इज़ रिदा मेकिंग टी। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें कि चाय क्यों बनाई जा रही है, तो वाई इज़ टी बीइंग मेड, इसमें हमने इज़ बीइंग को तोड़ दिया है। और अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें कि रिदा क्यों चाय नहीं बना रही है, तो इसमें यह होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा कि वाई इज़ रिदा नॉट मेकिंग टी। और चाय क्यों नहीं बनाई जा रही है, यह हमारा पैसिव वॉइस फिक्रा हो गया। तो इसमें चेक कीजिएगा कि वाई इज़ टी नॉट बीइंग मेड। तो मेड के बाद रिमेनिंग पार्ट आ सकता है उसूलन, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑडियंस ऐसा टेंस होता है जिसमें हम गुजरे हुए ज़माने में जब बात की जा रही होती है तो उस वक्त हम काम के जारी होने के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको पता है कि हम एक्टिव और पैसिव दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। मैं दो फिक्रे आपके सामने बोल रहा हूँ। अहमद कार चला रहा था, कार चलाई जा रही थी। पहले फ़िक्रे में अहमद सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, वो एक्टिव है, तो हमारा फ़िक्रा एक्टिव वॉइस होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट होगा कि हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज वर लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद बकिया हिस्सा लगा देंगे जो कि ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स वगैरह हो सकते हैं। पैसिव वॉइस फ़िक्रा, इसको आप देखिएगा कि कार चलाई जा रही थी, इसमें देखें कार जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो लिहाजा ये पैसिव है, तो ये फ़िक्रा पैसिव वॉइस होगा। और इसका ट्रांसलेशन का मेथड कुछ यूँ होगा कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज वर्ब बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। और आपको पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते होते हैं। तो आप इन दोनों फिक्रों को देखिएगा, मैं फ्लो में बोलूँगा कि हमारा नॉट कहाँ पे लग रहा है। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं, और अगर हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है, इंट्रोगेटिव के लिए तो स्टार्ट में चले, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड स्टार्ट में ले जाते हैं। अभी आप देखिए कि मैं तरतीब में सारे फिक्रे बना रहा हूँ। अहमद कार चला रहा था, अहमद वॉज ड्राइविंग द कार। अहमद कार नहीं चला रहा था, अहमद वॉज नॉट ड्राइविंग द कार। क्या अहमद कार चला रहा था, वॉज अहमद ड्राइविंग द कार। अहमद कार क्यों नहीं चला रहा था, वाई वॉज अहमद नॉट ड्राइविंग द कार। अच्छा, ये तो हो गए हमारे चारों एक्टिव वॉइस के। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें कि कार चलाई जा रही थी, जैसे अभी मैंने बताया, कार वॉज बीइंग ड्राइवन, कार नहीं चलाई जा रही थी, कार वॉज नॉट बीइंग ड्राइवन। क्या कार चलाई जा रही थी, वॉज द कार बीइंग ड्राइवन। और कार क्यों नहीं चलाई जा रही थी, वाई वॉज द कार नॉट बीइंग ड्राइवन। तो ये इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। अच्छा, ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम बाज़ दफ़ा गुमान के फ़िक्रे भी बना देते हैं कि वो गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन ये वाली चीज़ें भी जो हैं हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस के फार्मूले के तहत ही एडजस्ट होती हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें आने वाले ज़माने के अंदर जब बात की जा रही हो तो उस वक्त किसी एक्शन के कंटिन्यू होने के, जारी होने के बारे में बताया जाए। लेकिन मैं ये भी बता दूं, बाज़ दफ़ा प्रेजेंट के अंदर ही कुछ फ़िक्रे ख़याल की सूरत में जो कहे जाते हैं कि वो गाड़ी चला रहा होगा या उसने अंगूर खाए होंगे, तो ये प्रेजेंट में भी बाज़ दफ़ा आ जाता है, लेकिन ये ट्रांसलेट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के फार्मूला के तहत ही होते हैं। हम एक्टिव और पैसिव को चूँकि साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज वाले लेक्चर में हमारे पास पैसिव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है, जो RP जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड है, उसके अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। अमेरिकन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं सिर्फ एक टेंस बोल के उसका फार्मूला बता दूंगा।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इस तरह के जुमले होते हैं कि बाबर आजम छक्का लगा रहा होगा, तो ये ट्रांसलेट ऐसे होगा, सब्जेक्ट लगेगा, विल बी या शैल बी लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होगा और विल का इस्तेमाल इसके अलावा जितनी चीज़ें होंगी उसके साथ होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी तो शैल विल को हटा देंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे। बाबर आजम छक्का लगा रहा होगा, बाबर आजम विल बी हिटिंग अ सिक्स। और आपको पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, इंटॉगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाते हैं, इंटॉगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अभी देखिएगा मैं इन तीनों को बोल देता हूँ, आपको इस फार्मूला के तहत समझ आ जाएगी। बाबर आजम छक्का नहीं लगा रहा होगा, बाबर आजम वॉज नॉट हिटिंग अ सिक्स। क्या बाबर आजम छक्का लगा रहा होगा? विल बाबर आजम बी हिटिंग अ सिक्स? बाबर आजम क्यों छक्का नहीं लगा रहा होगा? वाई विल बाबर आजम नॉट बी हिटिंग अ सिक्स? तो इस तरीके से हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनते हैं। अमेरिकन इस तरीके से बनाते हैं कि मिसाल के तौर पर मकान बेचा जा रहा होगा, हाउस विल बी बिंग सोल्ड। ठीक है जी, इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन ब्रिटिश के अंदर नहीं बनाया जाता, इस वजह से हमने उस पर ज़्यादा बात नहीं की। हमारे यहाँ ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट में और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश या आरपी ही चलती। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और साथ ही इनके पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक फिक्रा बोलता हूँ, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, या इसको हम यूं कहें कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, उसने अपना काम मुकम्मल किया है। तो ये तीनों सेंसेस ही हमें ये बात बताती हैं कि काम मुकम्मल हो गया है, और है जो फ़िक्रे के आखिर में आ रहा है वो ये साबित कर रहा है कि ये ज़माना हाल का फ़िक्रा है, लेकिन इसकी हालत ये है कि ये मुकम्मल है। तो इस तरह के जुमलों को हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएँगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैज़ और हैव लेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएँगे और उसके बाद रिमेनिंग हिस्सा आ जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है। हैज़ का इस्तेमाल हम करेंगे सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और हैव का इस्तेमाल हम करेंगे आई के लिए, यू के लिए और सारे ही प्लूरल के लिए। तो अब हम इसके बाद इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, अगर ये फ़िक्रा यूँ होता कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो ये इस तरीके से हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन गया। अच्छा, ये बात हम पढ़ रहे हैं मुसलसल हर टेंस के अंदर कि जब भी हमने नेगेटिव बनाना होता है, तो सिंपल अफर्मेटिव हालत के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाता है कि उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, फिर अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम ये करते हैं कि WH वर्ड को शुरू में ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं और फिर रिमेनिंग पार्ट। कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए तो ये होगा कि क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो ये इस तरीके से होगा, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। या इसके साथ अगर हम WH वर्ड शामिल करें कि उसने क्यों अपना काम मुकम्मल किया है, वाई हैज़ ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये तीनों हमारे पास हो गए। और उसके बाद अगर आखिर में हम ये देखें कि हमने इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है, नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट लगाएंगे कि उसने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, ये बात होगी यहां तक। अच्छा, अब अगर हमने इसका पैसिव बनाना है, तो जैसे कि हमने देखा है कि हम एक ही टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं। तो फर्ज करें कि आपके सामने मैंने ये फिक्रा में आपके सामने ये बोल रहा हूं कि गिलास तोड़ा जा चुका है या गिलास तोड़ दिया गया है।
या गिलास तोड़ दिया गया है या गिलास तोड़ा गया है। अब इसमें हमें डूअर ऑफ एक्शन का तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि काम मुकम्मल हो गया। तो ऐसे फ़िक्रों की ट्रांसलेशन के लिए हम कुलिया ये इख्तियार करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हम हैज़ बीन और हैव बीन ले लेते हैं। तो ये बनेगा सब्जेक्ट, सिंपल हालत की मैं बात करूँगा कि ग्लास तोड़ दिया गया है, तो ये होगा द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। तो इसका कुलिया था सब्जेक्ट, हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग हिस्सा। ग्लास तोड़ दिया गया है, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। और इसी तरीके से ग्लास नहीं तोड़ा गया है, ग्लास हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। क्या ग्लास तोड़ दिया गया है, हैज़ ग्लास बीन ब्रोकन। और क्या ग्लास नहीं तोड़ दिया गया है, हैज़ ग्लास नॉट बीन ब्रोकन। तो ये इसी तरीके से हमारे पास पैसिव में नेगेटिव के बने। अच्छा, अब परफेक्ट के हवाले से मैं एक बात बता दूं कि परफेक्ट को हम उर्दू में माजी करीब भी कहते हैं, और उमूमी तौर पर इसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब भी आया करता है या कोई ऐसी निशानी, फॉर एग्जांपल जस्ट वगैरह लग जाता है, जिससे ये पता चले कि काम मुकम्मल हो गया है। तो ये तरीक़ाकार हम प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने में इख्तियार करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह के जुमले बनाते हैं, मैं पहले सबसे आपके सामने एक सेंटेंस बोल देता हूं कि वो नया मकान बना चुका था। अच्छा, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज और हैव लेते थे, लेकिन यहां पर और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने हैज और हैव की जगह पर हैड ले लेना है, फिक्रा बन जाएगा। वो नया मकान बना चुका था, ही हैड बिल्ट अ न्यू हाउस। अब हमने क्या किया, हैज और हैव की जगह हैड लगा दिया, तो इसको कुलिया यूं बना सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग हिस्सा जो भी आएगा ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये सेंटेंस ऐसे बना कि वो नया मकान बना चुका था, ही हैड बिल्ट अ न्यू हाउस। और अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, वो नया मकान नहीं बना चुका था, ही हैड नॉट बिल्ट अ न्यू हाउस। अच्छा, अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं, जैसे कि हम तरतीब से, हमारी वो ऑडियंस, हमारे वो स्टूडेंट जो शुरू से हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, तो इसकी एक खास तरतीब है कि हमने शुरू में WH वर्ड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है और रिमेनिंग हिस्सा। तो अगर मैं ये सेंटेंस यूं बोलूं, क्या उसने नया मकान बना लिया था, तो इसका बनेगा हैड ही बिल्ट अ न्यू हाउस। अच्छा, अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं कि उसने नया मकान क्यों नहीं बनाया था, या वो नया मकान क्यों नहीं बना चुका था, तो ये बनेगा व्हाई हैड ही नॉट बिल्ट अ न्यू हाउस। अच्छा, यहाँ पे मैं रुक के ऑडियंस को एक बात बता दूं कि इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए एक तरीका तो ये जो इख्तियार किया जाता है, लेकिन समटाइम्स, या मैं यूं कहूंगा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि एक फिक्रे में दो जुमले आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। अच्छा, या मरीज मर चुका था। आप इस सेंटेंस में देखें, दो काम हुए हैं, एक डॉक्टर आया है, दूसरा मरीज मरा है। अब इसमें देखा यह जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट में चला जाएगा, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में रह जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस यूं भी इस्तेमाल होता है। तो ये वाला फिक्रा कुछ यूं ट्रांसलेट होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे आने से पहले गाड़ी रवाना हो गई थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई केम। तो इस तरीके के जुमलों में भी हम अक्सर पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि अगर हमने पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाया था, और वो बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब लिया था हैज बीन और हैव बीन। अब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैड बीन। अगर ये बात की जाए कि गिलास तोड़ा जा चुका था या गिलास तोड़ दिया गया था, तो इसका बनेगा ग्लास हैड बीन ब्रोकन, सब्जेक्ट
हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और रिमेनिंग हिस्सा, ग्लास नहीं तोड़ा गया था, द ग्लास हैड नॉट बीन ब्रोकन, क्या ग्लास तोड़ा गया था, हैड ग्लास बीन ब्रोकन, क्या ग्लास नहीं तोड़ा गया था, हैड ग्लास नॉट बीन ब्रोकन। तो ये वाले जुमले इस तरह से ट्रांसलेट होंगे। तो ऑडियंस, आपको मैं ये बताता चलूं कि फिलहाल हम अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर अपने नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बुनियादी नोयत के जुमले, बहुत ही बुनियादी नोयत के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। बकाया तफसीलन टेंसेस और ट्रांसलेशन के हवाले से हम बाद के लेक्चर्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पता कैसे चलता है, ये कौन सा टेंस होता है। ये टेंस होता है कि जब आने वाले ज़माने में हम काम के मुकम्मल होने के बारे में बताएं। वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में हम वो जुमले भी इस्तेमाल कर देते हैं जो होते तो प्रेजेंट के हैं, लेकिन वो बाज़ दफ़ा गुमान के या मे बी की जगह पर भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि वो अपना काम कर रहा होगा या वो गाड़ी चला रहा होगा, और दूसरी तरफ हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें कि उसने मकान बना लिया होगा, तो ये वाले सेंटेंस एक तरह से तो आने वाले ज़माने में काम की परफेक्शन या मुकम्मल होने का बताते हैं। दूसरी तरफ बाज़ दफ़ा प्रेज़ेंट में ही ये गुमान के लिए या ख़याल के लिए या मे बी की जगह पर भी आ जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह के जुमलों को हमने ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो इसकी निशानी तो यही रहती है कि आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मसलन वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, तो ये एक ही बात है। इससे हमें ज़माना मुस्तक़बिल में आने वाले ज़माने में काम के मुकम्मल होने का पता चल रहा है। तो इस तरह के जुमलों को ट्रांसलेट करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर या विल या शैल में से कुछ लगता है, फिर हम हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, इज़ देयर। अब अगर इस जुमले की बात करें कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, तो इसकी ट्रांसलेशन ये हो गई कि ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में कि हमने विल किसके साथ लगाना होता है और शैल किसके साथ लगाना होता है। हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसके साथ विल लगाते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, हम उसके लिए भी विल ही इस्तेमाल कर देते हैं या कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल होती हैं, आइल, विल, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब भी हमने नेगेटिव बनाना होता है तो हम तरतीब से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है, और अगर हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो तो हम उसको तोड़ देते हैं, उसके दरमियान में नॉट लगा देते हैं। तो ये वाला जो जुमला है कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, अगर हम इसको नेगेटिव में करें तो उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा, ये वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा, तो ये बन जाएगा ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। और अगर हम इसी जुमले का इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करें तो डब्ल्यूएच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। और अगर हम इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे तरतीब में होता है कि अब हमने इंटरोगेटिव वाली ही तरतीब में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो ये इस तरह से बनेगा कि विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क या व्हाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव वॉइस का, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का। अच्छा, अब अगर हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाया था तो हैव बीन हैज बीन लिया था, हमने पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाया था तो हैड बीन लिया था। इसी तरीके से जब हम फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लेंगे। अब अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से देखें कि काम मुकम्मल किया जा चुका होगा या काम मुकम्मल कर लिया गया होगा, तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनेगी, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। और इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं, द वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड। और अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो हो जाएगा कि विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड। और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो ये होगा विल द वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड।
तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस को बना लेते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इसके साथ हम ये बताते चलें कि अब तक हमने टेंसेस की इस सीरीज में जो 9 पार्ट्स को पढ़ा है, टेंसेस को देखा है, उसमें पैसिव वॉइस का सिलसिला खत्म हुआ। हमारे जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं, जिनके अंदर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उनका पैसिव वॉइस नहीं होता। सबसे पहले आप पे वाज़ेह करते चलें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन-सा सेंटेंस होता है। ये ऐसा सेंटेंस होता है या ऐसा टेंस होता है, जिसके अंदर परफेक्ट की और कॉन्टिन्यूटी की दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं। इनमें एक तरफ ये पता चल रहा होता है कि काम मुकम्मल है और साथ में ये पता चल रहा होता है कि काम जारी भी है। पता कैसे चलता है कि काम मुकम्मल है? इसमें वक़्त का ज़िक्र दिया गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोल देता हूँ कि वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो सुबह से लेकर अब तक तो काम मुकम्मल है और इससे आगे जारी है। इससे आगे हमें नहीं पता कि वो काम कब तक जारी रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो इसमें परफेक्शन भी आ जाती है और इसमें कॉन्टिन्यूटी भी आ जाती है। इसलिए हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता क्या है? इसमें बाज़ दफ़ा निशानियाँ तो कॉन्टिन्यूअस वाली ही रहती हैं। मिसाल के तौर पर वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है। अगर इसमें से मैं इस फ्रेज़ को, इस टुकड़े को निकाल दूँ सुबह से, तो बन जाएगा वो बाँसुरी बजा रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस का फ़िक्रा बन जाएगा कि ये प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, जब हमने ये इसके साथ वक़्त का ज़िक्र कर दिया, अब वक़्त का ज़िक्र 2 तरह से होता है। एक होता है मुकर्ररा वक़्त। मुकर्ररा वक़्त के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और गैर मुकर्ररा वक़्त के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब मुकर्ररा वक़्त में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें बाज़ दफ़ा किसी डेट का, किसी तारीख का ज़िक्र किया गया हो, महीने का ज़िक्र किया गया हो, साल का ज़िक्र किया गया हो, दिन के किसी वक़्त का ज़िक्र कर दिया गया हो, सुबह का, शाम का, दोपहर का, यस्टरडे या टुमारो का ज़िक्र कर दिया गया हो, या इसके अलावा इसमें फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ या फ़ेज़ ऑफ टाइम का ज़िक्र कर दिया गया हो। मिसाल के तौर पे ज़िक्र कर दिया गया हो कि इंग्लैंड के अंदर ड्रामा एलिज़ाबेथन या शेक्सपियरियन दौर से ही बहुत मशहूर था। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में या शेक्सपियरियन दौर से ही ड्रामा पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो इस सूरत में जा रहा है और शेक्सपियरियन, तो इसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और बाज़ दफ़ा फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ जैसे चाइल्डहुड का ज़िक्र क्या कर देते हैं कि वो अपने बचपन से ही शरारतें कर रहा है। तो इसमें उसका बचपन एक फ़िक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फ़ार का हम इस्तेमाल करेंगे जर्नल फिनोमेनन में कि टाइम के हमें जर्नल एस्टीमेट का तो पता होता है, लेकिन हमें फ़िक्स नहीं पता होता। अगर हम कह दें कि वो 5 साल से बाज़ार में धक्के खा रहा है और उसे नौकरी नहीं मिल रही। अब 5 साल हमारे पास मुकर्रर नहीं है कि 5 साल शुरू कब से होते हैं और कब तक होते हैं, किस डेट से ये शुरू हुए थे, किस डेट तक जाएँगे। तो ऐसे जुमलों में हम फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर यही वाला सेंटेंस अगर हम इसको ट्रांसलेट करें कि वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है, तो इस तरह के जुमलों के लिए कुलिया ये बनता है, हम सब्जेक्ट लगाते हैं। हम सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा और हैव का इस्तेमाल आई, यू और प्लूरल के साथ होगा। फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और हम आईएनजी लगाएँगे, फिर उसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाएँगे और उसके बाद टाइम से पहले सिंस या फॉर का ज़िक्र आएगा और उसके बाद हम वक़्त का ज़िक्र करते हैं। अब इस जुमले को ट्रांसलेट करते हैं कि वो सुबह से बाँसुरी बजा रहा है। He has been playing flute since morning। अब हमने चूँकि ज़िक्र किया है पहले कि मुकर्ररा वक़्त में लिया जाता है सुबह को, शाम को और जिस दिन ये काम हो रहा हो। तो लिहाज़ा हम इसके लिए सिंस लगाएँगे कि he has been playing flute since morning। और अगर हमने इसी का नेगेटिव बनाना होगा, तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर नॉट लगाएँगे इनके दरमियान में। He has not been playing flute। वो सुबह से बाँसुरी नहीं बजा रहा है। फिर अगर हम इसको कहेंगे
इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज ही बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से बांसुरी बजा रहा है। फिर अगर हमने इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फ्लूट सिंस मॉर्निंग, कि वो क्या वो सुबह से बांसुरी नहीं बजा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये कुलिया या हमारे ये जो चारों जुमले हैं जिसमें हमारे पास अफर्मेटिव सिंपल, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव जुमले बनाए जा सकते हैं। आज हमारा लेक्चर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हवाले से है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क है। अगर मैं दोनों ज़मानों के फ़िक्रों का कंपैरिजन करूं तो आपके सामने मैं दो फ़िक्रे बोल देता हूं कि वो सुबह से वर्जिश कर रहा है, और अगर मैं इसी को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाऊं तो ये बन जाएगा कि वो सुबह से वर्जिश कर रहा था। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और कॉन्टिन्यूस में सिर्फ वक्त का यानी कि टाइम का फ़र्क है। अगर इन्हीं फ़िक्रों को मैं टाइम के बगैर, वक्त का जिक्र किए बगैर अदा करूं, यानी कि वो वर्जिश कर रहा था या वो वर्जिश कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हमने जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया था, बाकी सारा कुलिया वही रहेगा। अगर आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हैड बीन लगाएंगे, फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा जो एडवर्ब भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद हम सिंस या फॉर का जिक्र करेंगे। इस पर हम तफसीलन पिछले लेक्चर में गुफ्तगू कर चुके हैं कि सिंस का जिक्र किसके साथ करना है और फॉर का जिक्र किसके साथ करना है, और आखिर में हम वक्त दे देंगे। तो ये वाला फ़िक्रा जो मैंने आपके सामने बोला है कि वो सुबह से वर्जिश कर रहा था, अगर हम इसको अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बनेगा ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाएंगे चूँकि ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि अगर हमने फ़िक्रों का नेगेटिव बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, और अगर हमारे पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स हों तो हम उनके दरमियान में नॉट लगा देते हैं। अगर हम इसी फ़िक्रे का नेगेटिव बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ही हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। और अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे यानी कि अगर हम इसका सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ़िक्रे के शुरू में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। और इसी तरीके से अगर हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी सवालिया मनफी फ़िक्रा बनाएंगे तो हम इंटरोगेटिव वाले फार्मूला में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। तो अगर मैंने ये कहना हो क्या वो सुबह से वर्जिश नहीं कर रहा था तो ये बन जाएगा हैड ही नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो चारों जुमले हैं, जो चारों फ़िक्रे हैं, उनके उसूलों को देखते हैं। तो नाज़रीन, आपके साथ पहले भी बात हो चुकी है कि हमारे पास जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ़िक्रे हैं इनके साथ पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन स्टेटिव में ये इस्तेमाल हो जाते हैं। स्टेटिव में कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं कि अगर मैं हैड बीन का जिक्र करूं तो मैं इसके साथ स्टेटिव का जुमला बना सकता हूं। मिसाल के तौर पर वो 10 साल से यहाँ डॉक्टर था। अगर मैं ये कहूँ कि वो एक डॉक्टर था तो ये बनेगा ही वॉज अ डॉक्टर। लेकिन अगर इसके साथ मैं वक्त का जिक्र कर दूं कि वो 10 साल से यहाँ पे डॉक्टर रहा था तो ये बन जाएगा ही हैड बीन अ डॉक्टर हेयर फॉर 10 years। तो यहाँ पे रहा था अगर साथ में लगा दिया जाए तो एक्शन वर्ब तो नहीं होता, लेकिन स्टेटिव के साथ वक्त का जिक्र हो तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे हमारी बात हुई थी कि ये ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम काम के मुकम्मल यानी कंप्लीशन का और उसके जारी होने का जिक्र कर रहे होते हैं। अगर यही वाला जिक्र ज़माने हाल में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, गुजरे हुए ज़माने में होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, और आने वाले ज़माने में होगा तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उर्दू जुमले किस तरह के होते हैं, वो 10 मिनट से गाड़ी चला रहा होगा।
अब इसमें देखें कि काम के कंटिन्यू होने का भी जिक्र आ गया है कि रहा होगा, और वक्त का जिक्र भी आ गया, यानी कि 10 मिनट से लेकर और जब बात हो रही है उस वक्त तक तो काम मुकम्मल होगा, लेकिन उससे आगे जारी होगा। इस तरह के जुमलों के लिए हम कुलिया कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जैसी ही तरतीब इस्तेमाल होगी, लेकिन इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएगा। प्रेजेंट में हम हैज़ लगाते थे, पास्ट में हम हैड लगाते थे, फ्यूचर में हम सिर्फ विल हैव और शैल हैव कर देंगे, बाकी तरतीब वही रहेगी। अगर मैं इसकी तरतीब आपको बताऊं, इसको उसूल आपको बताऊं, तो ये इस तरीके से बनेगा। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम विल या शैल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट या एडवर्ब हो सकता है। सिंस या फॉर का जिक्र करेंगे, जिस पे हमारी तफसीलन बात हो चुकी है कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, और आखिर में हम वक्त का जिक्र कर देंगे। तो अगर मैं इस जुमले को ट्रांसलेट करूँ कि वो 10 मिनट से गाड़ी चला रहा होगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, ही विल हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 मिनट्स। फॉर इसलिए लगाया है कि ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, हमें नहीं पता वो 10 मिनट कब के हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपको इल्म है कि अगर हमने फ़िक्रा नेगेटिव बनाना होता है तो हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल और शैल का इस्तेमाल प्रीवियसली जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में जिक्र किया था बिल्कुल वैसे ही होता है कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, जबकि विल का इस्तेमाल अदर दैन आई एंड वी। हाँ, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करके शैल और विल का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, आई विल इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, बट टू द स्ट्रिक्ट सेंस हम इस उसूल के तहत ही पढ़ेंगे। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो विल और शैल हैव बीन के दरमियान में हम विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन लगा देंगे। अगर इसी जुमले को हम कहें कि वो 10 मिनट से गाड़ी नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट से गाड़ी चला रहा होगा? Will he have been driving the car for 10 minutes? क्या वो 10 मिनट से गाड़ी नहीं चला रहा होगा? Will he not have been driving the car for 10 minutes? तो इस तरीके से हमारे ये चारों किस्म के जुमले बन जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हमने देखा था कि इसमें स्ट्रेटिव वर्ब का भी बन जाया करता है फिक्रा, तो इसमें भी बन जाएगा कि वो 10 साल से यहाँ डॉक्टर रहा होगा, तो इसका बन जाएगा कि ही विल हैव बीन अ डॉक्टर हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का ये सिलसिला ख़त्म होता है। तो नाज़रीन, हमारे टेंसेस के सिलसिले का ये आज आखिरी लेक्चर था। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं कि हमारे कोर्स के हवाले से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे हमारे फेसबुक पेज का जिक्र भी किया गया है और उसके अलावा वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। आप किसी भी किस्म के कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ किसी भी फोरम पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।